सारी संगत बहुत ब्लेस्ड है क्योंकि गुरुजी ने हर बार वैसे चुनिंदा लोगों को, चुनिंदा संगतों को भेजा है जिन पे गुरुजी ने असीम कृपा की। और आज फिर हम इतने ऐसे लाइफ के एक्सपीरियंस, ऐसे सत्संग गुरुजी के बारे में जो अंकल और आंटी हमें बताएंगे, क्योंकि सत्संग सुनना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। और अंकल, आकाश अंकल, पूनम आंटी दिल्ली से आए हैं सिर्फ और सिर्फ हमें गुरुजी के बारे में बताने के लिए। गुरुजी ने उनके लाइफ में कैसे कैसे बहुत सारे सत्संग जो हुए उनके साथ वो हमें बताने आए हैं। गुरुजी के अतिरिक्त कोई नहीं जानता, तो कोई नई संगत नहीं है, कोई पुरानी संगत नहीं है, सब संगत एक ही संगत है। और गुरुजी गुरुजी है। संगत में गुरुजी नहीं मिलते, ये बात भी पक्की है कि किसी के प्रति श्रद्धा करने की संगत में ज़रूरत नहीं है। श्रद्धा कीजिए सिर्फ गुरुजी के प्रति, ठीक है? मानेंगे ये बात को? चलिए तो शुरू करें जी। हाँ जी, मैं और मेरी पत्नी हम लोग हमारा विवाह हुआ था 1991 में और संतान नहीं थी। इससे परेशान थे, जगह जगह जाते थे, धक्के खाते थे, इलाज करवाने की कोशिश करते थे और पहले तो यही नहीं पता चलता था कि दिक्कत क्या है। जितनी जगह टेस्ट करवा लो और टेस्ट करवा लो और टेस्ट करवा लो और पूछो कि भाई क्या प्रॉब्लम है, कहते थे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, होता क्यों नहीं पता नहीं। अब इस पृष्ठभूमि में हमारे मामा जी एक हैं जो गुरुजी की संगत में शामिल थे और उनका सत्संग भी बहुत प्यारा सत्संग है। कि एक दफ़े उनके साथ ये हुआ कि उन्हें डॉक्टर ने कह दिया कि ओबराय साहब आप अपना बाईपास करवा लो, आपके रिपोर्ट्स ठीक नहीं है। तो ओबराय साहब बड़े परेशान हो गए कि भाई मेरी रिपोर्ट्स ठीक नहीं है, चलो गुरुजी से आशीर्वाद ले लेते हैं और बाईपास करवा लेते हैं। तो गए, गुरुजी ने कहा कि भाई इधर आ, बड़े दिनों से तुमने चरणों की सेवा नहीं की है, मेरे चरण नहीं दबाए। तो चरण दबाते रहे। अब उनके मन में ये दुविधा कि चरण दबाते रहूं या घर चले जाऊं, क्योंकि कल सुबह जाके भर्ती होना है, बाईपास करवाना है। तो चरण दबाते रहे, बार बार पूछे गुरुजी छुट्टी, कहे अभी नहीं, अभी चरण दबाओ। थोड़ी देर और दबाए, थोड़ी देर और दबाए, फिर कहते हैं अच्छा चलो जाओ छुट्टी हो गई। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आशीर्वाद तो दे दो, मेरा बाईपास ठीक हो जाए। कहते बाईपास तो मैंने तेरा कर दिया, तो जा कहीं मर्जी टेस्ट करा ले, घर जाके इसकी भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। गुरुजी ऐसे प्रैक्टिकल गॉड है कि उन्हें ये भी पता है कि किसकी क्या आदतें हैं, कौन क्या करता है और कौन किस चीज़ को तरस रहा है। और पाँव दबाते दबाते बाईपास उन्होंने कह दिया कि मैंने तेरा कर दिया। अगले दिन उन्होंने कहा भाई गुरुजी ने शायद मखौल किया है, मजाक किया है। गए अपना टेस्ट करवाए और टेस्ट रिपोर्टें लेके डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर कहता है ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, तुम लगता है तुमने बहुत अच्छे से आराम किया, तुम्हारा हार्ट बहुत ज़्यादा इस समय रिलैक्स है, तुम सारा दिन अपना काम करो, शाम को फिर टेस्ट करो। अब उन्होंने सारा दिन भागा दौड़ी की, शाम को फिर टेस्ट कराया। अब टेस्ट कहाँ से खराब लगे, डॉक्टर ने कह दिया कि शायद जो पहले टेस्ट कराए थे वो खराब थे, गलत हो गया था, तुम्हें तो कुछ है ही नहीं, तुम जा सकते हो। अब उनके साथ काम करने वाला एक और ठेकेदार हुआ करता था जिसके कोई संतान नहीं थी और 14-15 साल हो गए थे उनके विवाह को और बहुत ज़्यादा परेशान उस बात से। तो एक बार कहा कि भाई तेरे गुरुजी अगर ऐसे बाईपास कर देते हैं तो मैं भी चलता हूँ। गुरुजी के मन में मौज आई। कई दफ़े क्या होता है कि किसी को कहते हैं कि भाई हाँ, किसी को कहते हैं अभी नहीं, किसी को कहते हैं ये नहीं कुछ और, लेकिन बिल्कुल ना किसी को नहीं कहते। और वो चीज़ आपको कभी नहीं कहते जो आपके लिए अच्छी ना हो। अब वो ठेकेदार गया और उस पर पहली बारी गुरुजी को मौज आ गई। गुरुजी कहते हैं जाओ, इसी साल दिए, बेटे भी दिए और बेटी भी दी। अब वो कहता है यार तेरे गुरुजी तो बड़े मजाक करते हैं, इन्होंने आज क्या कहते हैं फरवरी ख़त्म हो रही है और
कह रहे हैं कि बेटे भी दिए, बेटी भी दी, इसी साल दिया। और उसको 31 दिसंबर साल में ट्रिपलेट्स हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। और जिस दिन हमें लेके मामा जी पहली बार गए 98 में, हम लोग 2-3 साल से कोशिश कर रहे थे जाने के लिए, लेकिन जा नहीं पाते थे। कुछ ऐसा संयोग हो जाता था, या तो गुरुजी नहीं होते थे, वो पंजाब चले जाते थे, या हम लोग नहीं फ्री होते थे, या कुछ ना कुछ। मतलब जब जो समय नियत किया गुरुजी ने, उससे पहले आप जा नहीं सकते, उससे पहले आप जुड़ नहीं सकते, उसके बाद आप रुक नहीं सकते। तो उसके हिसाब से हम जिस दिन गए तो गुरुजी कहते हैं, अच्छा वो तेरे ठेकेदार का क्या हुआ? तो मामा जी ने कहा उसके ट्रिपलेट्स हुए। गुरुजी ऐसे मजाक करते थे, अच्छा ट्रिपलेट्स ड्राई क्लीनर के गया था? नहीं जी, उसके ट्रिपलेट्स हुए, 2 मुंडे हुए, 1 कुड़ी हुई। कहते उसको बोलो आके संगत को मिठाई खिला दे, नहीं तो 1 ट्रिपलेट्स और दे। गुरुजी धमकियाँ भी कई बार देते थे, तो ऐसी प्यारी देती थी कि जैसे कोई प्यास के मारे मरा जा रहा है, उसको आधा गिलास पिला दिया, उसके बाद का ले पूरा नहा ही दिया। गुरुजी के इतना प्यार और इतनी कहते कृपा हर एक पे बरसती रही। तो हम भी पहुँचे, और जिस दिन पहले दिन पहुँचे, हमें वहाँ पे जैसे ही गए तो संगत उठ रही थी। गुरुजी आए थे एम्पायर एस्टेट, जिसे छोटा मंदिर कहते हैं आज की टर्मिनोलॉजी में। तो वहाँ गए और हमें महसूस क्या हुआ कि गुरुजी तो ऐसे संगत में घूम रहे हैं बाहर। मतलब हमने देखो, गुरुजी बोलने से ऐसी भावना आती है कि कोई बहुत बुजुर्ग होंगे और क्या कहते हैं लंबी सी दाढ़ी होगी, ऐसी अपीयरेंस होगी, वैसा कुछ भी नहीं, एकदम सब लोगों में मिक्स हो रहे हैं। और हमने जाके मामा जी ने कहा कि वे मत्था टेको, मत्था टेका। कहते चलो चलो पहले लंगर करो, लंगर ख़त्म हो रहा है, लंगर करो। हमें लंगर करने के लिए बिठा दिया, और लंगर हो गया तो सीधे पूछा कि किधर आ रहे हो, किसके साथ आए हो? उन्हें बता दिया भाई कि अब्राय साहब के साथ हैं। अच्छा, मेरे बर्थडे पे आना। एक फार्म हाउस का नाम बताया, रेंज करके वहाँ पे एक फार्म हाउस है, तो वहाँ पे अटेंड करना। और मुझे, मैं पोस्टिंग से आया था, और पोस्टिंग से आने के बाद वहाँ पीछे जहाँ से आया था, वहाँ अगले वाले ने कुछ गड़बड़ कर दी, ठीक करने के लिए जाना पड़ गया फिर से मुझे वहाँ। वो बर्थडे 7 जुलाई 1998 का मैं नहीं अटेंड कर पाया। जिसने अटेंड किया, थोड़ी सत्संग से सुनिए आप। जय गुरु जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पटना की संगत बहुत ही लकी है कि यहाँ पे इतने अच्छे ऑर्गेनाइजर्स हैं जो इतना एफर्ट भी कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स मैं मानती हूँ कि इसके पीछे सब गुरु जी की ही कृपा है। आप सब लोगों को इस तरह से जुड़ने का जो मौका मिल रहा है वो भी आपकी ही किस्मत है, लेकिन कोई ना कोई ज़रिया गुरुजी हमेशा बनाते हैं। इस चीज़ के लिए हम हमेशा गुरुजी का शुक्राना करते हैं। और आज भी जब भी हम सत्संग करते हैं हम शुक्राना ही करते हैं। तो जैसे कि अंकल ने बताया कि जब हम उस दिन पहली बार गुरुजी के पास पहुँचे तो गुरुजी ने पूछा मुझसे कि प्रॉब्लम है। तो गुरुजी थोड़ा मिक्स बोलते थे, हिंदी एंड इंग्लिश, और पंजाबी तो बहुत बोलते थे। तो मेरी पंजाबी काफ़ी कमज़ोर थी, तो मुझे थोड़ा डर लग जाता था कि क्या कहने वाले गुरुजी, और अपने आप ही कान बंद हो जाते थे। वो कुछ पूछ भी रहे होते थे, मेरे कान बंद हो जाते थे। मुझे गुरुजी कई बार कहते थे एन कंफ्यूज्ड माइंड है। तो खैर उस दिन जब गुरुजी ने मुझसे पूछा कि प्रॉब्लम है, तो मैंने धीरे से उनके वाला कोई आशीर्वाद नहीं दिया। उन्होंने मुझे कहा हाजिरी लानी पड़ेगी। सो हाजिरी बेसिकली मेंट, जो हम, क्योंकि हमारे वहाँ बहुत सीनियर संगत भी होती थी जिनसे हम पूछ लेते थे कि गुरुजी के कहने का क्या मतलब है, तब उन्होंने कहा कि गुरुजी का कहने का मतलब ये है कि आपको उनके दरबार में आते रहना होगा। तो ये तो कोई इतनी मुश्किल बात हमें नहीं लगी। हमने कहा हम तो डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं, हम यहाँ के भी चक्कर काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से हमारा पर गुरुजी वॉज वेरी काइंड। उन्होंने हमारा
ऐसा एक पैटर्न बना दिया कि हफ्ते में एक दिन हम वहाँ ज़रूर पहुँच पाते थे, क्योंकि ये कुछ ड्यूटीज़ में थे, शिफ्ट ड्यूटीज़ में थे। तो जब भी पॉसिबल हो पाता था हम हफ्ते में एक दिन गुरुजी के पास चले जाते थे। और इस तरह से सिलसिला लगातार चलता रहा। 98 में जैसे कि अंकल ने बताया कि हम गुरुजी के पास गए, हम उसके जैसे हम जाते रहे तो हमारे साथ कई सारे दूसरे सत्संग हुए। ऑफ कोर्स हमारा जो मेन पर्पस था जब हम गुरुजी के पास पहुंचे थे, जो हमारी इच्छा थी वो थी कि हमें बच्चे मिले, और लेकिन ये हमें नहीं पता था वो कब हमें मिलेंगे और कब वो आशीर्वाद हमें गुरुजी का मिलेगा। लेकिन उस दौरान बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमारे साथ होने लगी। जैसा कि फंडामेंटली वो बहुत मेटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। जैसे कि हमने एज अ यंग कपल हमने पहला अपना फ्लैट खरीदा, जो कि डेफिनेटली एक अचीवमेंट है आपके अर्ली इयर्स में दिल्ली में एक फ्लैट होना। बट दैट हैपन, मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ, इट जस्ट हैपन। वी वर एबल टू अरेंज एवरीथिंग एंड इट हैपन। उसके अलावा मेरी नौकरी, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी काफ़ी लंबे समय से, और जिस कॉलेज में मैं पढ़ा रही थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक प्रीमियर कॉलेज है, और उसमें परमानेंट होने के लिए काफ़ी लोग अपनी कोशिश करते हैं। तो जब मेरा अपॉइंटमेंट होना था तो मैंने एक दिन पहले मैंने कहा भाई गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले आते हैं जाके, सब काम सही तभी होगा। और जैसा कि आप मानेंगे संगत जी, हम गए, गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी ने कहा हो जाएगा हो जाएगा। तो आई वॉज रियली हैप्पी। मेरा कॉन्फिडेंस जो मैंने पढ़ाई करी थी या जो मेरी एक्सपीरियंस था उससे नहीं था, मेरा कॉन्फिडेंस था कि मेरे गुरुजी ने मुझे कह दिया है कि तेरा हो जाएगा। और वाकई उस दिन बहुत कम कैंडिडेट्स आए और बड़ी जल्दी इंटरव्यूज निपट गए, और वो फाइनल डिसीजन करके कमेटी चली गई, एंड आई वॉज द ओनली वन। नॉर्मली क्या होता है, वेट लिस्टिंग पैनल भी बनाया जाता है, लेकिन उस दिन मेरा ही नाम केवल पैनल पे था। एंड उसके लिए मैं तो आजीवन ही गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि आज भी हम उस कॉलेज में पढ़ाते हैं और हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है। इसके अलावा जो चलता रहा हमारे जीवन में, ये सब अच्छी चीज़ें हो रही थी। उसके अलावा एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पर एक अंकल, सीनियर आर्मी के अंकल थे, उनको बहुत मेरे से लगाव था। तो उन्होंने मुझे कहा पूनम आंटी एनी गुड न्यूज़? तो मैंने बड़ा रुआंसा सा मुँह बना के कहा कि नहीं अंकल। तो ऑलरेडी आई थिंक इट वॉज गुड 2 years, लिटिल लेस देन 2 years। तो मुझे उन्होंने कहा कि अरे ये ना बात गलत है, चलो मैं ना तुम्हें लेके चलता हूँ गुरुजी के पास। एंड गुरुजी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ उन अंकल के, बहुत प्यार करते थे गुरुजी भी, और उनको डर नहीं लगता था गुरुजी से। हम लोगों को काफ़ी डर लगता था गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी का प्रताप ऐसा था, उनके चेहरे का नूर ऐसा था कि उनकी तरफ देख पाना भी अपने आप में एक बहुत हिम्मत का काम होता था। तो वो मुझे लेके गए, एंड मेरे को पक्का विश्वास हो गया कि आज तो मुझे आशीर्वाद मिल के ही रहेगा, ये अंकल दिला के ही रहेंगे मुझे। और वो मुझे लेके जब गुरुजी के पास पहुँचे तो गुरुजी ने उनकी तरफ नहीं देखा, मेरी तरफ देखा। हाँ की चाहिए, अब मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी बोलने की। अंकल ने कहा कि गुरुजी तुसी एनो ब्लेस क्यों नहीं करते हो? गुरुजी ने अंकल को कुछ नहीं कहा, मुझे कहा बड़ी आई है अप्रोच लाने वाली, दौड़ जाता हूँ। और मैं सच में बताती हूँ संगत जी, मैं बिल्कुल वहाँ से घबरा के मैं भाग गई और मैं बाहर खड़ी हो गई हॉल के। इतने में अंकल आए और अंकल ने मुझे कहा कि पूनम आंटी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है,
इसका अर्थ केवल ये है कि अभी आपके लिए वक्त सही नहीं है। गुरुजी ने मना नहीं किया है, लेकिन आपके लिए ये वक्त शायद सही नहीं है। और वो वक्त सही कब आया, आई थिंक वो वहाँ से अंकल आपको बताएंगे। हर एक का अपना अपना तजुर्बा है। एक ही परिवार के अंदर पति पत्नी भी जाते हैं और माता पिता भी जाते हैं, बहन भाई भी जाते हैं। हर एक का अलग अलग तजुर्बा है और हर एक को गुरुजी उस तरीके से ट्रीट करते हैं जो उसके लिए सबसे बढ़िया है। मुझे बड़ा अफसोस होता था कि मुझे कभी बुलाते ही नहीं गुरुजी, कभी बात ही नहीं करते मेरे साथ, कभी ये भी नहीं पूछते कि तुम क्यों आया। ऐसे बैठे हैं, इशारा करे, कभी मैं उठ के खड़ा हूँ तो कभी तेरे को नहीं बुलाया, किसी और को बुला लिया, वो चला जाए। अब एक दिन ऐसा हुआ, मतलब 1-1.5 साल के बाद में, कि उन्होंने मुझे इशारा किया। मैंने कहा मुझे तो बुला ही नहीं सकते, तो मैं उठ के खड़ा नहीं हुआ। तो साथ वाले अंकल मुझे कहते हैं वो तेनू बुला रहे, जा। मैं चला गया जाके माथा टेका, हाँ जी गुरु जी, तू इतने क्यों आया? अंधा का मांगे दुआ के, मैं जी औलाद नहीं है गुरु जी, ये हो जाएगी फिर बचत। मैंने कहा कि औलाद नहीं है। उन्होंने कहा हो जाएगी, तो भाग जाए यहाँ से। पता नहीं, जैसे आंटी ने बताया कि उनकी तरफ देख के आदमी एकदम चमत्कृत हो जाता है। तब देख के आप बोल नहीं सकते, आपसे देखा भी नहीं जाता 1-8 सेकंड से ज़्यादा उनके चेहरे की तरफ। पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने खुद ही हिम्मत दी। मैंने कहा गुरुजी भागने के लिए नहीं आया, भजन लिए नहीं आया मैं। देखे और मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद कहते तो फिर आते रहो। इतनी प्यारी मुस्कुराहट मैंने पहले भी नहीं देखी थी और उसके बाद भी नहीं देखी। मुस्कुराहट हुई तो फिर मेरे को उस दिन का वाकया जब याद कर रहा था तो कुछ लिखता हूँ कभी कभी गुरुजी के लिए, एकदम ज़्यादा आया था। आया मैं सुना देता हूँ पंजाबी में, हिंदी में बता दूंगा। आया से कुछ मंगन मैं आप खो गया, आया से कुछ मंगन मैं आप खो गया, तेरा रुख नूरानी वेख्या मैं तेरा। तब मैं आया तो कुछ मांगने था, खुद को खो दिया मैंने, तेरा तेज पूर्ण चेहरा देखा मैंने, तेरा आज भी उसी कमी। तो उसके बाद जब इनको भी कह दिया, मुझे भी कह दिया कि भाई आते रहो, तो आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। और जाते थे, कईयों पे कृपा होती थी, हम पे भी होती थी। तो एक मेरी कंपनी में जहाँ पे मैं और भाष जी काम किया करते थे, तो एक शॉर्ट लिस्टिंग हुई कि भाई आपको ना कंपनी MBA कराएगी, पर उसके लिए ये है कि आपको घर बार से दूर इंस्टीट्यूट में रहना पड़ेगा साल भर। तो हम लोग इलाज भी करवा रहे थे हॉस्पिटल से कि भाई अपना कर्म तो करते रहो, गुरुजी तो जब कृपा करेंगे तब करेंगे, और उनकी कृपा से ही जो इलाज सफल होगा। तो मैंने आके घर में बताया। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आंटी कितना नाराज़ हुई होगी, अभी हंस रही है, मुझे बिना देखे पता चल रहा है। तो कितना नाराज़ हुई होगी कि भाई हम एक तरफ इलाज करा रहे हैं, आप साल भर के लिए जाने की बात कर रहे हो। और तो फिर उस नाराज़गी में और उस विवाद में, उस डिबेट में फैसला जो हमारा सिर्फ एक ही फैसला था, तो गुरु से पूछ लेते हैं, चले गए। इन्होंने रास्ते में कहा कि गुरुजी देखना बिल्कुल मना करेंगे आप। जैसे बैठे थे, शब्द कीर्तन चलता रहा, शब्द कीर्तन रुका, नंबर की अनाउंसमेंट हुई, तो मैं चला गया। क्या तो मैंने गुरुजी को पूछा, गुरुजी ऐसे ना शॉर्ट लिस्ट हुआ है, एग्जाम दूँ क्या? तो गुरुजी ने एक सेंटेंस कहा, अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, मौका बार बार नहीं मिलता। हमें जवाब मिल गया। अब जब जवाब मिल गया तो एग्ज़ाम देना था, और गुरुजी ने कहा एग्ज़ाम देने के लिए, तो पास होना था। तो हम लोगों का एक इलाज चल रहा था जो कि कुछ ऐसा इलाज था जिसे हम अफोर्ड कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम IVF वगैरह के लिए हमारे पास ना कैपेसिटी थी, कंपनी से तो मिलता ही नहीं था कुछ भी।
फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए। तो उसकी आखिरी ट्रायल थी और हम लोग गए। डॉक्टर ने कहा कोई बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं बताया, कहते ठीक है, थोड़ा चांस है, नहीं है। तो मैंने दफ्तर में बोल रखा था कि आज के दिन में फर्स्ट हाफ नहीं आऊँगा। तो उसने कहा कि नहीं, एक रिपीट ट्राई करेंगे जो आफ्टर लंच होगा। तो उस रिपीट ट्राई के लिए मैं रुक गया। मैंने ऑफिस फ़ोन किया, मैंने कहा कि भाई मैं आज बिल्कुल नहीं जाऊँगा। कहते नहीं, आना तो पड़ेगा, आना तो पड़ेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर मैं बहुत देर से आऊँगा। कहते बहुत देर से आओ, कभी आओ, पर आज आना ज़रूरी है। अब उसके बाद फिर हमने कुछ इंतज़ाम किया, किसी आंटी की किसी कलीग को बुलाया कि भाई आफ्टर प्रोसीजर आप इनको घर ले जाओ, छोड़ दो। और मैं दफ्तर गया तो बॉस नाराज़ होकर कहता है भाई तुम्हारा तो सिलेक्शन हो गया, तुम साल भर के लिए जा रहे हो। मैंने ये बात दिन नहीं बताई, बात घर में आके मैंने कहा कि भाई ये तो झगड़े वाली बात है। तो मैंने जिस दिन बताया उस दिन इंसिडेंटली संगत का दिन था। तो चाहे आंटी नाराज हो, जो भी है, मतलब मैं इनकी मनोभावना आज नहीं एस्टिमेट करना चाहता। पर हम गए और एंटर करके गुरुजी को कहा कि गुरुजी सिलेक्शन हो गया। तो गुरुजी ने मेरी तरफ नहीं देखा, आंटी की तरफ में देख के कहते हैं फिर तो कल्याण। इनके मन में ये विचार कि अब मेरा पति 1 साल के लिए जाएगा, ट्रीटमेंट जो है वो रुक जाएगा, क्या कल्याण हो गया। अगले हफ्ते मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद इनको पता चला कि क्या कल्याण हो गया। जो प्रोसीजर के लिए डॉक्टर को बहुत हमें आशा नहीं दे रही थी कि भाई ये कामयाब होगा, वो कामयाब। तो पहली ब्रेक में मैं आ रहा था तो आंटी ने मेरे को कहा कि भाई टेस्टिंग किट ले आओ। टेस्टिंग किट लेके आया 2 जून 2000 के दिन। तो टेस्टिंग की, पॉजिटिव हुई और हम लोग जैसे पागल नहीं हो जाते, वैसे पागल से हो गए। मतलब गुरुजी की फोटो चूम रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं। वो सब सिलसिला चलता रहा, शांत हो गए। तो इन्होंने कहा कि गुरुजी को बताती हूँ। तो क्या हुआ? तो ऑब्वियसली आप कोई भी इमेजिन कर सकता है कि हमारी मैरिज का ऑलमोस्ट 9th ईयर ख़त्म होने को है और डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स मैं कंसीव नहीं कर पा रही। और सडनली केवल गुरुजी ने ये कहा जा तेरा कल्याण कितना। और उसका मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी कि जब गुरुजी ने इनको परमिशन दी तो मुझे ये लगा कि इसका मतलब है, जैसा एक आम इंसान सोचता है, मैंने कहा इसका मतलब है गुरुजी ने अभी 1 साल और ब्लेस नहीं करना, तभी ये जा रहे हैं। 1 साल और अभी वेट करना है मेरे को। और मेरा मन बिल्कुल अंदर से मैं बताऊं कि बड़ा दुखी हो गया कि 1 साल इसका मतलब है नहीं देना गुरुजी ने, इसीलिए टाल दिया है। इनको कह दिया कि तुम जाओ, तो मैं तो 1 साल अब और इंतज़ार करूँगी। ऐसा मेरे मन में भाव आ रहा है जब गुरुजी से बातचीत चल रही है। और गुरुजी ने पूरा मेरा स्कैन कर लिया और उन्होंने एक ही बात बोली, जा तेरा भी कल्याण किया। मैं मन में सोचूं पता नहीं मेरा क्या कल्याण कर दिया गुरुजी ने, इनको तो भेज दिया, मेरा क्या कल्याण होगा इसमें। ऐसी दुविधा और ऐसे घटिया सवाल और सोच के साथ हम लोग घर आ गए, काफ़ी लड़ते झगड़ते। मैंने बोला क्यों जा रहे हो, ये तो लगता नहीं गुरुजी अब देंगे 1 साल और, आप तो जा रहे हो। बहुत तरह के बेकार की बातें मैंने ज़रूर करी होंगी, इसीलिए अंकल कह रहे हैं अभी तो हंस रही हैं ये। तो जब विदिन नेक्स्ट 20 डेज ये मटेरियलाइज हुआ, जो हमें समझ में आया कि कल्याण कितना का क्या अर्थ था गुरुजी का, तब हमें ये लगा कि अब हमें जाके ना फटाफट गुरुजी से शेयर करना चाहिए। और हम अर्लीस्ट पॉसिबल डे पे हम दोनों गुरुजी के पास पहुँचे। और वहाँ पर जो जहाँ गुरुजी का छोटा मंदिर है, वहाँ तब गुरुजी तब तो वहीं होते थे। बड़ा मंदिर बहुत बाद में बना और गुरुजी बहुत बाद में वहाँ पर शिफ्ट हुए। तो छोटे मंदिर हम पहुँचे और जैसे ही मैंने मत्था टेक के सोचा कि मैं गुरुजी को ये
वाली हूँ, गुरुजी ने मुझे कहा हल्ले किसी ने नहीं दसना, यानी कि किसी को नहीं बताना। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी स्ट्रेंज बात ये हो गई कि मैंने तो गुरुजी को भी नहीं बताया, तो गुरुजी को किसने बता दिया। तो गुरुजी संगत जी, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि गुरुजी अपरंपार, वो आपके आगे के पीछे के सारे जन्मों को, सारे कर्मों को देखते हैं, संवारते हैं। और ये बात धीरे धीरे समझ में आती है, थोड़ा एकदम से नहीं समझ में आती। और डेफिनेटली उनकी ब्लेसिंग के साथ मेरा बड़ा बेटा हुआ। जब बड़ा बेटा हुआ तो हमें लगा कि अब हमें इसको मत्था टिकाने ले जाना चाहिए गुरुजी के पास, और हम गुरुजी के पास उसको लेके जाते हैं। तो अभी मैंने ऐसे गुरुजी के सामने उसको रखा ही होता है और मैंने कहा ही होता है कि गुरुजी ब्लेस कीजिए। गुरुजी ने मुझे कहा पूनम आंटी एक मुंडा और ले ले। तो आप सोचिए कि मेरी क्या मनस्थिति होगी कि एक मुंडा और ले ले। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये सब आया कि एक मुंडा और लेने का अर्थ ये होगा कि मैं दोबारा से हॉस्पिटल्स के वैसे चक्कर काटूंगी, और अब वो पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि अब एक मेरे पास एक छोटा बच्चा है, मैं अब ऐसे हॉस्पिटल्स नहीं जा सकती हूँ। और मैंने ना हाँ कहा ना कहा, बस असमंजस की स्थिति में मैंने ऑफ कोर्स गुरुजी ने बेटी को ब्लेस करा और उसके बाद मैं वहाँ से उठ के चली आई। और उसके बाद हम जितनी बार, चाहे हम 5 दिन में जाएं, चाहे हम 10 दिन में जाएं, गुरुजी का एक ही सवाल होता था, पूनम आंटी एक मुंडा और ले ले, पूनम आंटी एक मुंडा और ले ले। और मुझे नहीं समझ में आता था और मैं नहा ना मैं ऐसे मत्था टेक के मैं वापस आ जाती थी। लेकिन गुरुजी के कहने का हमेशा कोई अर्थ होता है जो अब हाइंडसाइट में, अब क्या मतलब, तब हमें हाइंडसाइट में समझ आना शुरू हुआ। और मैं बताऊंगी कि अंकल बताएंगे कि कहाँ पर हमने कहा कि हाँ हमें एक मुंडा और चाहिए। तो बड़ा बेटा करीबन 6 महीने का होगा, मेरी MBA कंप्लीट हुई और MBA कंप्लीट होने के बाद एक अजीब सा ऑर्डर निकल गया कि आप वेस्ट बंगाल चले जाओ। बड़ी बदनाम सी जगह है जिस जगह पोस्टिंग हुई थी, और वहाँ पे मारा मारी, लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स सब चलती थी। तो हर एक ने यही सलाह दी कि भाई आप वहाँ ना जाओ, और वहाँ पोस्ट भी नहीं है, क्यों भेज रहे हैं आप। लेकिन कोशिश की, सीनियर से बात की, उन्होंने कहा भाई डायरेक्टर का साइन किया ऑर्डर है तो ये नहीं बदल सकता, इसके लिए कौन जाएगा। तो हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनको कहा कि भाई आप प्लीज़ मेरे लिए दरख्वास्त कर दो। उन्होंने मना कर दिया, कहते नहीं मैं उसको नहीं फेस कर सकता, वो बहुत दुष्ट है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उस दिन फिर हम हार के चले गए कि भाई आखिरी हमारा तो सबसे ऊंचा दरबार जो है, जहाँ जाके हम दरख्वास्त लगा सकते हैं, अरदास लगा सकते हैं, गुरुजी का दरबार है। तो हम गए, मैंने जाके छुट्टी के टाइम कहा गुरुजी पोस्टिंग है वेस्ट बंगाल। तो गुरुजी हंसते हंसते कहते जाओ फिर भात मच्छी खाओ। मैंने कहा गुरुजी मैं तो ये सब कुछ खाता नहीं। तो चलो 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 छुट्टी हो गई, जाओ। अब इतनी बात हुई, मैं जाके थोड़ी दूर खड़ा हुआ तो आंटी ने जाके मत्था टेका, तो गुरुजी ने सवाल डाल दिया, पूनम आंटी मुंडा और ले ले। बेटा एक और ले गए। पता नहीं इनके अंदर क्या थॉट आई कि इन्होंने कहा कि गुरुजी ये चले जाएंगे तो मुंडा कैसे दोगे। तो गुरुजी मेरे को कहते इधर आ, चला। कहते टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। गुरुजी कह रहे हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, तेरी पोस्टिंग कैंसिल कर दी। मैंने कहा कि भाई तुमने कब जाना है, तुम्हारी तो डेट आ रही है टारगेट, उससे पहले जाना जरूरी है, और रिलीव हो जाओ, ये हो जाओ। मैंने कहा कि मैं तो नहीं जा रहा। कहते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, डायरेक्टर के ऑर्डर तुम मना कर रहे हो, मैं नहीं जा रहा, नौकरी करनी है नहीं करनी है। बात आई गई हो गई। तो जिस हमारे HOD ने मना किया था वो मेरे को किसी ऐसी जगह पे मिल गए उस दिन ऑफिस के अंदर ही, जहाँ पे ना उनके होने का कोई मतलब था ना मेरे होने का कोई मतलब था। वो जगह ऐसी थी कि वो भी इंसिडेंटली वहाँ और मैं भी ऐसे ही बस वहाँ।
उन्होंने कहा अरे भाई मेरे को नहीं बोलना है, मेरे को डायरेक्टर से बात नहीं करनी है। तो अच्छा ऐसे कर, तू जान छुड़ाने के लिए कहते तो अपनी सारी प्रॉब्लम लिख के ना मेरे को फैक्स कर दे। उन जमाना में फैक्स हुआ करता था, तो मैं वापस जाऊँगा देखूँगा। तो 6 जुलाई को वो वापस गए, 2001 की बात कर रहा हूँ। और शाम को उनका फ़ोन आता है कि जहाँ से तू रिलीव होने की बात है ना, वापस वहीं ज्वाइन कर ले, और किसी को बताइए मत तू क्यों ज्वाइन कर रहा है, तू ज्वाइन करेगा और वहीं रहेगा जब तक मैं तेरे को कुछ ना कहूँ। मैंने ज्वाइन कर लिया। शाम को गया, गुरुजी का बर्थडे था। गुरुजी देख के उन्होंने यूँ इशारा किया, क्योंकि उनके मतलब परम पिता होने के, जानी जान होने के, सर्वव्यापी होने के, सर्वज्ञ होने के बारे में बिल्कुल कोई भी संशय, कोई भी शक, कोई भी शुबा है ही नहीं। यहाँ तक कि जब हमने जाना शुरू किया था तो 4वीं-5वीं दफ़े क्या हुआ कि गुरुजी, हम सुनते थे कि भाई इतने लोगों का क्या कहते हैं कल्याण किया, इतने लोगों को इतना कुछ मिला। तो गुरुजी ना बैठे हुए, अब जहाँ पे शिव के पास अगर शक्ति है तो माया भी है। तो गुरुजी ना ऐसे करके नाखून ऐसे मुंह में डाला। मेरे मन में विचार आता है कि देखो है तो भगवान है और कुछ नहीं है, भगवान है, लेकिन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं नहीं। और गुरुजी वहाँ देखते देखते घूम के नज़र मेरे पे आती है और हंस देते हैं कि अच्छा समझ रहा है। उनको कुछ बताना नहीं पड़ता, कुछ समझाना नहीं पड़ता, बल्कि उन्हें वो भी पता होता है जो हम खुद के बारे में नहीं जानते। तो बस फिर वो सिलसिला ऐसा चला कि मैं वहीं रह गया। और जिस दिन आंटी ने मेरे से पूछा कि भाई गुरुजी हर बार पूछते हैं मुंडा हो ले ले, मुंडा हो ले ले, तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा जो आपकी मर्जी वो करो। तो एक दिन इन्होंने कहा कि गुरुजी जो आपकी मर्जी। और उसके बाद क्या हुआ कि 15 दिन में बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी इलाज के, बिना किसी डॉक्टर पे गए, शी कंसीव कर गई और हमें दूसरा बेटा दिया गुरुजी ने। इसमें कोई भी इलाज नहीं हुआ, कोई भी डॉक्टरी इंटरवेंशन हुई, कुछ नहीं हुआ। और बस उसके बाद में जब वो हुआ है, उसके बाद फिर एक ऑर्डर आया कि बॉम्बे चले जाओ। तब तक घर की परिस्थिति सुधर चुकी थी। मेरा भाई यूएस से वापस आ चुका था, पिताजी बीमार थे पहले, तो वो ठीक हो चुके थे। तो जाके कहा तो कहते जाओ अच्छी जगह चले जाओ। अब छोटा बेटा उस समय कुछ महीने का था, तो मैंने सोचा कि भाई अकेले चले जाता हूँ अभी फिलहाल, बात की बाद में देखेंगे। पर गुरुजी ने कुछ और सोचा। उन्होंने सोचा हुआ था कि पूरे परिवार का कल्याण करना है। तो जब मैं आऊँ और जाके मत्था टेकूँ, गुरुजी कहे इनको भी ले जा। मैं सोचूँ इनको कैसे ले जाऊँ, मैडम की तो नौकरी है, तो कहते हैं हिंदू कॉलेज में, उनकी नौकरी का क्या होगा। तो गुरुजी ने इनके दिमाग में विचार कि साथ जाने के लिए कैसे जाना है, वो किस तरीके से डाला, वो आप इनसे सुन लीजिए। तो जब गुरुजी ने इनको कहा कि इनको अपने साथ लेके जाओ, तो मैंने सोचा कि कैसे जा सकती हूँ। तो संगत जी, हमारे यूनिवर्सिटी प्रोविजंस में एक क्लॉज है जिसमें हम अगर पीएचडी परसू करते हैं तो हमें पेड छुट्टी मिलती है, मतलब हम छुट्टी ले सकते हैं और सैलरी भी मिलेगी, 3 साल के लिए मिलती है। तो मुझे लगा कि यही एक तरीका है, ऑल्दो कोई वो बहुत आसान तरीका नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी करीब 2 बार या 3 बार मैं अटेम्प्ट कर चुकी थी, लेकिन एनरोलमेंट नहीं हो पाता था, रजिस्टर नहीं हो पाते थे क्योंकि सीट्स फुल चल रही थी। लेकिन गुरुजी की कृपा से तब तक मैं परमानेंट हो गई, और जब इनके साथ जाने की बात आई तो हमने सोचा कि एक बार फ्रेश अटेम्प्ट करते हैं पीएचडी में एनरोल होने के लिए। और ये भी अपने आप में ना एक रिकॉर्ड है कि मैंने अप्लाई किया, तभी डिपार्टमेंट में एक नए प्रोफेसर आए थे जिनके पास तब तक कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था किसी कैंडिडेट का, और उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, तो ये 2-4 टॉपिक्स पढ़ और एक सिनॉप्सिस तैयार कर। और विद इन अ मंथ मैंने वो सिनॉप्सिस सबमिट किया, मेरा इंटरव्यू हुआ और मेरी रजिस्ट्रेशन हो गई दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए, जो कि बहुत ही, मैं
वो गुरुजी की ही कृपा थी, क्योंकि उन्होंने मुझे इनके साथ भेजना था। उन्होंने कुछ उनको जो दिख रहा था उसके चलते उन्होंने मुझे और बच्चों को इनके साथ भेजना था। मैंने अपनी सारी पीएचडी बॉम्बे बेस्ड है, मेरी पार्टली दिल्ली बेस्ड है, रजिस्ट्रेशन दिल्ली से है, और मैंने गुरुजी की कृपा से बहुत रिकॉर्ड टाइम में अपनी पीएचडी सबमिट करी, जबकि मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, लेकिन गुरुजी की कृपा थी और पीएचडी बहुत अच्छी हुई। और मेरे पास जो मेरी पीएचडी है वो बाकायदा गुरुजी ने साइन करी हुई है विद ब्लेसिंग्स ऑलवेज। तो मेरे पास गुरुजी की एकदम फर्स्ट हैंड सिग्नेचर है, एक मेरी पीएचडी के ऊपर, और दूसरा एक गुरुजी ने हमें एक स्वरूप दिया था जो हमारे घर में लगा हुआ है, जिसके ऊपर भी गुरुजी ने खुद से एक परमानेंट मार्कर से साइन किए थे, और वो आज तक मैं उसको बहुत केयरफुली साफ करती हूँ कि कहीं वो सिग्नेचर कहीं हल्के से भी कहीं इधर उधर मिट ना जाए। तो गुरुजी की कृपा बहुत रही है। और इससे रिलेटेड एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जब मैं पीएचडी के लिए एनरोल होने का सोच रही थी, तो जब गुरुजी के पास मैं पहुंची तो मैंने बताया कि ऐसे गुरुजी पीएचडी में एनरोलमेंट हो गया है। तो वो मुझे कहते हैं कि नहीं, जब एनरोलमेंट नहीं हुआ था, इनफैक्ट दैट इज हाउ वी गॉट द आइडिया। जब मैं गुरुजी के पास हम गए तो गुरुजी ने मेरे से ऐसे ही रैंडम पूछा कि पूनम आंटी पीएचडी की होता है। तो मैं अपनी तरफ से गुरुजी डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी अपनी तरफ से कुछ बोले तो गुरुजी अरे नहीं, ਉਹਦਾ मतलब होता है पागल होने का डर। तो संगत जी एक्चुअली पीएचडी करने में ना आधे लोग पगला ही जाते हैं, क्योंकि ये एक काफ़ी इंटेंस लेवल की पढ़ाई होती है। लेकिन यही मैं कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे पागल नहीं होने दिया। गुरुजी ने मेरी पीएचडी बहुत रिकॉर्ड टाइम में उनकी ब्लेसिंग से ख़त्म हुई। और जब ये मैं नॉर्मली अपने सत्संग में नहीं शेयर करती बिकॉज उसके बहुत डिजिटल फुटप्रिंट हो जाते हैं, लेकिन जब मेरा इंटरव्यू हुआ, वाइवा जिसे कहते हैं इसका पीएचडी का, तो जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आए हुए थे और सारा जब मेरा वाइवा फिनिश हो गया, बहुत अच्छा हुआ, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप किसी डिवाइन पावर को फॉलो करते हो क्या? तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। तो बिकॉज ही वॉज फ्रॉम बनारस, अब या तो ये है कि उनको वो चीज़ों का एहसास था। तो उन्होंने मुझे कहा कि जिस टाइम आपका इंटरव्यू चल रहा था, रूम में कोई डिवाइन पावर थी एंड आई कुड फील इट। तो मेरे लिए वो एक अपने आप में, क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं मैं बता रही, ये मैं उनका एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जिनको कुछ भी नहीं पता कि मैं किसी को मैं गुरुजी को फॉलो करती हूँ या मेरे लाइफ में कोई है जो मुझे ब्लेस करते हैं हर वक्त, तो उनको नहीं पता था। लेकिन उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा और इस तरह से मेरी पीएचडी ख़त्म हुई बिना पागल हुए। और यहाँ पे मैं एक और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा बात बताती हूँ कि ये तो बहुत बड़े बड़े जो गुरुजी ने हमें हमारे जीवन में बदलाव लाए। कई बार बहुत छोटी चीज़ें होती थी, तो मैं कहूँगी संगत जी कभी ये मत सोचो कि आपकी जो इच्छा है वो छोटी है या ऑर्डिनरी है। आप कह दो, गुरुजी सब सुनते हैं। मैं बताती हूँ कि जब हम रेगुलरली गुरुजी के पास जाते थे, तो वहाँ पर गुरुजी तब अपने हाथ से एक बहुत बड़ा थाल वहाँ पे रहता था और उसमें गरम गरम हलवा आता था और सारी संगत को वो हलवा मिलता था, जो गुरुजी एक हाथ से देते थे, हम दो हाथों से उसको लेके वहाँ पर खड़े होते थे। और बहुत सिंपल सी बात वहाँ पर सबने कही कि यहाँ खाओगे तो दवाई और घर ले जाओगे तो मिठाई। तो वो वहीं खड़े होके हमें खाना होता था और घी से लबालब वो हलवा होता था। और ऐसा मुझे वो हलवा खाते हुए लगभग 2 साल होने लगे थे, मतलब 1.25 साल।
तो मैंने एक दिन जब हम घर से चले तो मैंने बोला गुरुजी तो बड़ी कैलोरीज बढ़वा रहे हैं, ये तो ना मतलब कभी कभी गुरुजी को सोचना चाहिए कि कुछ और भी खिलाना चाहिए हलवे की जगह। और संगत जी आप मानोगे नहीं, उस दिन जब मैंने एंटर किया तो उस दिन पहली बार मैंने देखा परात में समोसों का अंबार था। तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि कई बार इतनी छोटी छोटी चीज़ें हम लोग गुरुजी को बोलते हैं और गुरुजी पूरा करते हैं। तो कभी भी इस बात में ये मत सोचना कि उसके लिए गुरुजी कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं करेंगे। गुरुजी सबको, और गुरुजी के दरबार में जो सबसे अच्छी चीज़ होती थी कि इट वॉज अ ग्रेट लेवलर। वहाँ पर कोई नेता नहीं, कोई अभिनेता नहीं, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं, सब एक ही होते थे। तो हम एक ही थाली में 4 लोग बैठ के खाते थे और कभी नहीं पता होता था कि आप कितनी प्लानिंग कर लो। कई बार ऐसे होता था हम फैमिली मेम्बर्स जाते थे, हम कहते थे हम ना इकट्ठे बैठ के ही खाएंगे, लेकिन जब थाली लगती थी आपको नहीं पता आपको किस तरफ मोड़ दिया जाएगा और आप किसके साथ शेयर करोगे। तो ये एक ऐसा मतलब मैं कहूँगी कि वहाँ पर कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता था। हम किसी मिनिस्टर के भी साथ में कई बार खा रही होती थी और कई बार कोई, जैसे मैं कहूँगी कि कोई रिक्शा चलाने वाला या कोई ऐसा आम व्यक्ति, आम जनता का मैं कहूँगी कोई रिप्रेजेंटेटिव आप मान लीजिए, हम उसके साथ भी खा रहे होते थे। तो गुरुजी ने हमें वो उस तरह की ट्रेनिंग हमें शुरू से है कि कभी भी इस बात का तो घमंड करना ही नहीं है कि आप क्या चीज़ हो। इसलिए संगत जी बहुत, जब हम यहाँ आए तो वो एक सेवादार ने, उनको बाद में पता लगा कि हम लोग दिल्ली से आए, तो वो मुझे कहने लगी सॉरी आंटी आपको मैंने ऐसे कर दिया। मैंने कहा पर सच मानिए, मैं वो सेवादार अगर सुन रहे हैं, मुझे इतना सा भी कुछ और नहीं लगा, क्योंकि हमें पता है हम सब एक ही चीज़, हम सब मांग ही रहे हैं गुरु जी से, हम सब मांग रहे हैं और उस हिसाब से हम सब बराबर हैं। तो आगे का सत्संग अंकल बताइए। जय गुरु जी। अपने अहम को, अपनी ईगो को, अपने अहंकार को तोड़ने का ही तो नाम गुरु जी से जुड़ना। तो जब जब ऐसे बैठते थे कि ये नहीं पता सामने वाला कौन है और सामने वाला किस स्टेटस का है, लेकिन जो एक सुरूर, जो एक जुनून आता था दिमाग में, तो लफ्ज़ निकलते थे कि तेरा सुरूर इस दिल पे इस तरह छाया है। गुरु जी के लिए कि तेरा सुरूर इस दिल पे कुछ इस तरह छाया है कि गुरूर छोड़ के ये दिल इबादत पे उतर आया है। बहुत कर ली मैंने इस दुनिया की, अब तू ही तू कहने का वक्त आया है। तो गुरु जी ईगो तोड़ देते थे, जिसको जोड़ना है उसकी ईगो तोड़ के उसको अपने आप में जोड़ते थे। और आंटी ने तो बताया कि इनका वाइवा हो गया, वो वाइवा के दौरान मेरी जान कैसे 2, 3, 4 मेरे को पता नहीं कितनी दफ़े मेरी जान बची। 2005 में बॉम्बे में फ्लड आया, पूरी कॉलोनी में एक ही गाड़ी बची, वो गाड़ी इस दास की कि ना वो दफ्तर में ना वो घर में, वो रास्ते में एक हाई पॉइंट पे एसवी रोड पे। और गया हम तो अगले दिन सब मांग रहे हैं, मैंने कहा क्या हो गया, कहते कोई गाड़ी ठीक ही नहीं है, सारी डूब गई। और चांस क्या कहना तो गलत है, गुरु जी की कृपा से ऐसी जगह था। और मैंने घर में फ़ोन किया, मैं कहा घर आ जाऊँ, तो आंटी कहती घर मत आना, यहाँ 7 फुट पानी खड़ा होगा और तुम्हें तो स्विमिंग भी नहीं आती। 2006 में जब आंटी का वाइवा हुआ पीएचडी का, उससे पहले गुरुजी का पठन था, इनका वाइवा हुआ 12 जुलाई 2007। और उससे पहले वाले गुरुजी के बर्थडे में मैं गया उधर, जैसे आपने देखा है तो लाखों की भीड़, 10 लाखों की भीड़ होती है, तब कुछ लाख की भीड़ होती थी। तो उस भीड़ के अंदर
सब सेवादार कह रहे हैं जल्दी जल्दी दूर से माथा टेको, चरण मत छुओ, पास मत जाओ, हाथ जोड़ो, निकलते जाओ निकलते जाओ। उस माहौल में गुरुजी ने इशारा करके मेरे को बुलाया, कहते इधर आ। सेवादार ने बिल्कुल रास्ता देना था, तो उसने कहा कि जाओ, बुला रहे हैं। तो कहते तूने ना गुरु पूर्णिमा को भी हाजिरी देनी है यहाँ पे। सुन लिया, हुक्म तो मना करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बाहर आए, मैं कहा गुरुजी ने कहा कि भाई गुरु पूर्णिमा को हाजिरी देनी है। इन्होंने कहा कि मेरा वाइफ आया उस दिन। मैंने कहा ठीक है। तो कहते आप मेरी प्रेजेंटेशन बनवाओ, क्योंकि बहुत बनाते हो तुम अपने दफ्तर में, मेरे को थोड़ी कम आती है, तो बनवाओ। गुरुजी ने तो मेरे लिए तुम्हें रोका है। ठीक है, जिस चीज़ से गुरुजी भी खुश और पत्नी भी खुश, उससे बेहतर क्या हो सकता है। 4 दिन मदद की, और उस दिन गुरु पूर्णिमा के लिए गए, और दिमाग में जैसे एक आपको उम्मीद होती है कि गुरुजी ने रोका है, गुरुजी ने बुलाया, तो देखेंगे, कुछ एक्नॉलेज करेंगे, कुछ वैसा होगा। तो गए भीड़ में, फिर भी उस दिन भी सेवादार कह रहे हैं चलो चलो दूर से हाथ जोड़ो, आगे बढ़ो, दूर से हाथ जोड़ो, आगे बढ़ो, झुकना नहीं है, पाँव को हाथ नहीं लगाना, वैसे करके चलते जा रहे हैं। इस तरीके की निराशा हुई, बाहर निकले। उन्होंने कहा वापस आके मत्था टेकने की भी जरूरत नहीं, लंगर करो और बाहर निकल जाओ। मोबाइल ऑफ किया हुआ था, बाहर निकल के लंगर किया, मोबाइल ऑन किया तो देखा कि कितने ही मैसेज, कितनी ही मिस्ड कॉल। लास्ट मैंने कहा ये सब क्या लिख रहे हैं कि भाई आप ठीक ठाक हो, आप कहाँ हो, आपको कुछ हुआ तो नहीं। अगर जिसको कुछ हुआ होगा वो जवाब कैसे लेकिन जो आखिरी कॉल मिस्ड थी उसको कॉल किया तो पता चला कि हमारे ऑफिस और उससे अगले 3 जो लोकल के स्टेशन बॉम्बे में सब पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए। और वो नहीं जाने देना था, तो कहा कि गुरु पूर्णिमा को हाजिरी लगाओ। बस फिर 2006 निकल गया। 7 में मैं जनवरी में गया, मैंने जाके मत्था टेका तो गुरुजी कहते हैं तू वापस आ गया दिल्ली? नहीं जी, मैं तो अभी बॉम्बे में ही हूँ। तो दूसरे व्यक्ति को कहते हैं इसको कह रहा हूँ, तेरे को नहीं कह रहा, पर समझ आ गया गुरुजी के जुबान में एक बात आ गई है तो वो हो जाएगा। तो 2007 में पोस्टिंग पे वापस आया। आने के बाद में जिस दिन आखिरी दिन गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म में संगत के सामने बैठे थे, उस दिन हम लोग थे वहाँ पे। उसके 4 दिन बाद किसी ने कहा कि गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया, मन बहुत टूट गया। बिल्कुल तब जैसे किसी के माँ बाप सब इकट्ठे ही चले जाते हैं वैसा महसूस हुआ। गए तो गुरुजी ने जवाब देना था कि मैं गया नहीं, और गुरुजी जवाब देने में टाइम नहीं लगाते। 31 को ऐसा हुआ, और 31 को कोई मेरे से बात कर रहा था कि हमने कंपटीशन में जाना है, जो कंपनी इंटर कंपनी होता है, इंटर कॉर्पोरेट होता है, नेशनल लेवल का होता है, तो हमको जाना था 1 तारीख से। तो मैंने उसको कहा यार मेरे बस का कुछ नहीं है, मेरा दिल दिमाग दोनों बिल्कुल क्रैक हो चुका है, और मैं बिल्कुल इस समय इस हालत में नहीं कि मैं किसी कंपटीशन में कोई अच्छा कुछ कर पाऊँ। दूसरे दिन 2 तारीख को ऐसा लगा कि भाई हम हार गए, और बाहर निकल के मैंने गुरुजी की फोटो निकाली जेब में से, और मैंने कहा गुरुजी अब आप नहीं हो तो हमारे साथ ऐसा ही कुछ होगा। गुरुजी ने जवाब दिया 30 सेकेंड। मेरा पार्टनर आया, कहता सर जो हमने लिख के दिया था इन्होंने गलत फीड कर दिया है, और मैं सही फीड करवाया है, तो हम लोग क्वालिफाई हो गए। और उस साल चैंपियन बने, उसके बाद 4 बारी और चैंपियन बने, वर्ल्ड नंबर 4 बने, वर्ल्ड नंबर 5 बने। कहते हैं मैं तो कहीं गया नहीं, तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। और 2013 में एक ऐसा हादसा हुआ कि मैं गेट टुगेदर में था, हमारे स्कूल की गेट टुगेदर हो रही थी, उसमें ऐसे डांस कर रहे थे तो मेरे को हार्ट अटैक आया। अब कहता हूँ हार्ट अटैक आया, तब पता नहीं था क्या हुआ। तो हॉस्पिटल ले गए,
आंटी और मैं और एक मेरे मित्र हैं, कहते हैं बहुत अच्छे, वो डॉक्टर साहब हैं, हम चले गए वहाँ पे जाके उन्होंने एंजियोग्राफी की, तो आपस में बात कर रहे थे, तो मेरे को थोड़ी टर्मिनोलॉजी पता थी, तो मेरे को पता चल गया कि हार्ट अटैक आया है। तो अब जैसे जपजी साहब में लिखा हुआ है, जैसे भागवत गीता में लिखा हुआ है कि जो जिसका ध्यान लगाता है, जिसको ध्याता है, जिसकी पूजा करता है, जिसके प्रति श्रद्धा रखता है, मृत्युपरांत उसको प्राप्त होता है। हमने इसकी और श्रद्धा की है और किसका ध्यान लगाया और किसके प्रति लौ लगाई है। गुरु जी आज मुलाकात हो रही है, तो उस दर्द की हालत में ध्यान लगा के पूछा प्रश्न की, गुरु जी क्या आज मुलाकात हो रही है? सामने से वही कड़कती हुई और गुस्से में डांटने वाली आवाज़ आई कि अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में रहो, कोई मुलाकात नहीं हो रही, जहाँ हो जो कर रहे हो वहीं रहो और वही करते रहो, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा। और उसके कुछ मिनट बाद आंटी आके कहती है कि मुझे इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करने को कह रहे हैं कि भाई यदि इसको प्रोसीजर के दौरान कुछ हो गया तो हम जिम्मेवार नहीं होंगे। मैंने कहा आप आँख बंद करके साइन कर दो। कहती आँख बंद करके क्यों कर दूँ? मैंने कहा हमारी बड़ी सरकार ने कह दिया है कि तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा। तो उसके बाद आपके सामने खड़ा हूँ, उस वक्त से ज़्यादा अच्छा हो। और ऐसा नहीं कि मुश्किलें नहीं आती, मुश्किलें आती हैं, लेकिन मुश्किलें मज़ा देने लग जाती हैं जब आदमी गुरु जी से जुड़ जाता है ना, कि तेरी मेहरबानी से हुई, जीना कुछ इस तरह आसान हो गया। या तो खुशियाँ ही मिली या याद करने का बहाना हो गया। अगर खुशी नहीं मिल रही तो आप याद करने लग जाते हो और ज़्यादा याद करने लग जाते हो। और दिक्कतों से थे डरते कभी, अब उनसे भी अपना याराना हो गया। दिक्कतों से थे डरते कभी, अब उनसे भी अपना याराना हो गया। उनके आने पर है सोच ही रहमत का एक और अफसाना हो गया। लो गुरु जी की रहमत का एक और अफसाना हो गया। तो हरदम रहता है मेरे साथ ही, जहाँ वालों को शक होता है ये बंदा दीवाना हो गया, ये बंदा दीवाना। तो गुरु जी को जुड़े रहने के जो है कृपा का कोई अंत नहीं है, मेहर का कोई अंत नहीं है। आप पाने वाले बनो, पात्र बनो, जुड़े रहो, विश्वास रखो, आस्था रखो। इस दरबार में कोई कमी नहीं। जय गुरु जी। जय गुरु जी।